हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 44। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। मिसेज आहूजा की बातों से आहत होकर मिस्टर शर्मा शीतल को अपने साथ लेकर घर चली आई। मिस्टर शर्मा और सार्थक दोनों ही घर में नहीं थे। सार्थक अपने नए घर के लिए बाहर गया हुआ था और मिस्टर शर्मा आज संडे था तो अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने गए थे। मिस्टर शर्मा ने दरवाजा बंद किया और शीतल के सामने आकर कहा, शीतल, तुमने मिसेज आहूजा की बेटी को मिलने के लिए क्यों बुलाया था? तुमने मिसेज आहूजा की बेटी को जानती नहीं हो? शीतल ने मिसेज शर्मा को देखा तो मिसेज शर्मा ने थोड़ा सा कठोरता से कहा, देखो शीतल, बात क्या है मुझे सब सच बताओ। आखिर क्यों मिलना चाहती थी तुम मुझसे? मम्मी, बिट्टू ही मुझसे मिलना चाहती थी। आज सुबह उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए। कहकर शीतल ने मिसेस शर्मा की सारी बातें बता दी। मिसेस शर्मा ने सुना तो परेशानी के भाव उनके चेहरे पर उभर आए और उन्होंने कहा, बाकी सब ठीक है, लेकिन वो राज यहाँ क्या लेने आया था और गार्ड ने उसे किसकी परमिशन से अंदर आने दिया? ये सब मिसेज आहूजा कर रही है मम्मी, ताकि वो आपको और मुझे नीचा दिखा सके, वरना राज की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह अपार्टमेंट में आए। शीतल ने थोड़ा गुस्से से लेकिन शांत स्वर में कहा। मिस्टर शर्मा ने शीतल की तरफ देखा और कहा, देखो शीतल, इस अपार्टमेंट में बहुत से लोग जानते हैं कि राज तुम्हारा अतीत है और मैं नहीं चाहती उसकी वजह से लोग तुम पर उंगली उठाए। मैं कुछ समझी नहीं, शीतल ने असमझ की स्थिति में कहा। सोसाइटी में कौन आता है कौन जाता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रखना है, ना ही तुम मिसेज आहूजा की बेटी की कोई मदद करोगी। मिसेज शर्मा ने कठोरता से कहा। ठीक है, शीतल ने कहा। उसे बिट्टू की मदद ना कर पाने का दुख था। मिसेज शर्मा शीतल के पास आई और अपना हाथ शीतल के सामने करके कहा, ऐसे नहीं, कसम खाकर कहो तुम इन सब में नहीं पड़ोगी। तुम किसी राज को नहीं जानती और ना ही राज से तुम्हारा कोई रिश्ता है। शीतल कुछ देर तक मिसेज शर्मा को देखती रही और फिर कसम खाकर उन्हें वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगी। मिसेज शर्मा ने सुना और अपने कमरे में चली गई। शीतल भी उदास से किचन में आकर काम करने लगी। वह राज को बहुत अच्छे से जानती थी, वह कितना बुरा इंसान है। कहीं शीतल से फिर से बदला लेने के चक्कर में वह बिट्टू की जिंदगी बर्बाद ना कर दी, सोचकर ही शीतल को डर लग रहा था। लेकिन अब वह मिसेज शर्मा को वचन दे चुकी थी और उसे निभाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मिसेज शर्मा की बातों से गुस्सा होकर मिसेज आहूजा अपने फ्लैट में चली आई। जैसे ही वे अंदर आई, बिट्टू उन्हें देखकर घबराकर सोफे से उठ खड़ी हुई। मिसेज शर्मा और शीतल का गुस्सा मिसेज आहूजा ने बिट्टू पर निकाला। वे उसके पास आई और गुस्से में उसकी बाह पकड़कर उसे झिड़कते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें उस शीतल से मिलने की? खुद को बहुत होशियार समझने लगी हो तुम। हाँ मम्मा छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज, बिट्टू ने कराहते हुए कहा। लेकिन मिसेज आहूजा इस वक्त इतना गुस्से में थी कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने एक थप्पड़ बिट्टू के गाल पर जड़ दिया। बिट्टू रोने लगी तो मिसेज आहूजा ने उसकी बाह पकड़कर उसे घूरते हुए कहा, आइंदा से मैंने तुम्हें उस शीतल के आसपास भी देखा तो जान ले लूंगी तुम्हारी, और अगर आज की बात तुम मुझसे पूछे बिना घर से बाहर गई तो टांगे तोड़ दूंगी, समझी? आप ये जो सब कर रही हो वो सही नहीं है मम्मा, वो राज वो अच्छा लड़का नहीं है मम्मा, बिट्टू ने रोते हुए कहा। क्या सही है और क्या गलत ये तुम मुझे मत सिखाओ, समझी? अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, मिसेज आहूजा ने गुस्से से कहा। तो बिट्टू सहम गई और सुबकते हुए अपने कमरे में चली गई। मिसेज आहूजा ने डाइनिंग पर रखे पानी की बोतल को उठाया और ग्लास में भरते हुए बड़बड़ाई, इन दोनों सास बहू ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। एक बार सोसाइटी की लीडर बन जाऊं, फिर उसके बाद सबसे पहले इनसे ही निपटूंगी। सोसाइटी में रहने के लिए तरसा न दिया तो मेरा भी नाम शालू नहीं, लेकिन उससे पहले राज नाम की मुसीबत का कुछ करना पड़ेगा, जिसे मैंने खुद ही मोल लिया है। छुट्टी का दिन था, इसलिए मिस्टर आहूजा भी बाहर से घूमकर घर चले आए। उन्होंने अपनी पत्नी को अकेले में बड़बड़ाते देखा तो कहा, क्या हुआ, अकेले में किससे बातें कर रही हो? मिसेज आहूजा पलटी। अपने पति को देखकर उनका मुंह बन गया और उन्होंने कहा, इस घर में और है कौन जिससे मैं बात करूं? एक बेटी है जिसे पढ़ाई से फुर्सत नहीं और दूसरा बाप है जिसे मेरी बात सुननी नहीं। अरे तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक हो तो आदमी सुने,
अब बिना सर पैर की बातें करोगी तो भला किसे समझ आएगी। अच्छा सुनो, 1 कप चाय बना दो और नाश्ते में क्या है, बहुत भूख लगी है। मिस्टर आहूजा ने वॉश बेसिन के सामने आकर हाथ धोते हुए कहा, हाँ इसी काम के लिए तो रह गई हूं मैं। चाय बना दो, नाश्ता बना दो, मैं पूछती हूँ आखिर मेरी कोई जिंदगी है या नहीं। मिस्टर आहूजा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे बाबा नाराज क्यों होती हो, चलो बैठो, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। कहते हुए मिस्टर आहूजा किचन की तरफ चले गए और मिसेज आहूजा सोफे पर आ बैठी। विराज और शीतल के बारे में सोचने लगी। मिसेज आहूजा कोई ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसके रास्ते के ये दोनों कांटे बिना किसी परेशानी के निकल जाए। चंडीगढ़ अवी का घर। सौंदर्या से बहस करने के बाद निधि अपने कमरे में चली आई। उसने बिस्तर पर रखा अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसने फोन कान से लगा लिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, हेलो, हाँ निधि कैसी हो, वहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मुझे अनुराग की मौत का सदमा लगा है ऐसा दिखाकर मैंने उस नैना को खूब सुनाया, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना मुझसे झगड़ा किया, ना कोई सफाई थी। उल्टा उसे मेरी परवाह हो रही है। आपने तो कहा था मेरी बातों से हर्ट होकर नैना इस घर से चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निधि एक सांस में सब कह गई। महिला ने सुना और कहा, अब वो कहाँ है? भाई उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं उसकी कीमोथेरेपी के लिए। निधि ने कहा, यही सही मौका है निधि, अपने मॉम डैड को अपनी साइड करने का। नैना और तुम्हारा भाई दोनों इस वक्त घर से बाहर हैं और शायद कुछ दिन बाहर ही रहेंगे। जब तक वो वापस आए तुम्हें अपने घर वालों को अपनी साइड करना है, स्पेशली तुम्हारी मॉम को। जब सब उस नैना के खिलाफ हो जाएंगे तो उसे तोड़ना आसान हो जाएगा और ऐसे में हम अनुराग की मौत का बदला ले पाएंगे। आखिर उस नैना की वजह से ही तो ये सब हुआ है, फिर हम उसे कैसे चैन से जीने दे सकते हैं? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? महिला ने कहा, जो कि अनुराग की भाभी थी। हाँ मैं समझ गई, मैं उस नैना को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी, उसके बाद ही अनुराग की आत्मा को शांति मिलेगी। निधि ने नफरत भरे स्वर में कहा। बीकानेर मोंटी का पुराना ऑफिस। बीते एक हफ्ते में मोंटी ने रुचिका की मदद से अपना नया काम शुरू करने के लिए खूब मेहनत की। उसने एक कार खरीदी जिस पर वह अपने नाम का छोटा सा बिजनेस शुरू कर सके। घर के रेंट और बाकी खर्चे रुचिका ने संभाल लिए। हालांकि उसने मोंटी को बताया नहीं, लेकिन ये पैसे उसे अपने पापा से मिले थे। उन्होंने ही बुरे वक्त में मोंटी की मदद के लिए रुचिका को पैसे भेजे और मोंटी से ना बताने को कहा। सब तैयारियां हो चुकी थी। कार्ड डिजाइन मोंटी ने खुद किया था और उसका बोर्ड रुचिका ने तैयार किया था, जिस पर अपनी कलाकारी दिखाते हुए उसने काफी स्टाइलिश तरीके से उसे सजाया था, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। किस्मत से मोंटी को कार्ड लगाने की जगह भी मिल गई। उसने जानबूझकर ये जगह चुनी थी कि उसके पुराने ऑफिस के ठीक सामने थी और मोंटी जानता था कि शाम के वक्त यहाँ काफी भीड़ और चहल पहल रहती है। सुबह सुबह ही मोंटी ने अपना कार्ड ऑफिस के सामने लगा लिया। रुचिका की मदद से मोंटी सब सामान जमाने लगा और अपने बिजनेस का बोर्ड कार्ड के सामने लगा दिया, जिसका नाम था द रियल फूडी। रुचिका का एक नया कंपनी में इंटरव्यू था, इसलिए उसने मोंटी को बेस्ट ऑफ लक बोला और वहां से चली गई। मोंटी ने स्टोव ऑन किया और उस पर कढ़ाई चढ़ा दी। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले वड़े बनाना जरूरी था। चटनियां, वड़े का मसाला मोंटी घर से बनाकर लाया था। उसने कढ़ाई में तेल डाला और गर्म होने के लिए छोड़ दिया। एक बड़े से बर्तन में बेसन घोला। मोंटी पूरे मन से अपना काम कर रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अरे मानव, तो ये था तुम्हारा जॉब के बाद का बिजनेस प्लान? वैसे अच्छा है, कम से कम तुम्हारी डिग्री लोगों के हाथ पहुंचने के काम आएगी। बट तुम कोई अच्छा काम शुरू कर सकते थे। ये रोड साइड ठेला लगाना तुम्हें सूट नहीं करता। मोंटी खामोशी से अपने एक्स बॉस की बात सुनता रहा और आखिर में कहा, आपकी गुलामी करने से तो कई गुना अच्छा है सर। आप वड़ा पाव खाएंगे? आपके लिए पैक कर दूं? ओह नहीं, मैं रोड साइड बनने वाला खाना नहीं खाता। यू नो माई स्टैंडर्ड ऑफ क्लास। मुझे देर हो रही है, मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ। कहते हुए मोंटी का बॉस वहां से चला गया और मोंटी अपने काम में लग गया। सुबह से मोंटी के पास मुश्किल से 4 कस्टमर आए होंगे। बेचारा मोंटी पहले ही दिन से रिस्पॉन्स से मायूस हो गया। उसने मसाले चटनी ज्यादा बना ली थी और बेसन भी ज्यादा घोला जा चुका था। सब खराब हो जाएगा सोचकर
मोंटी कार्ट के पास बने फुटपाथ पर आ बैठा। भूख का एहसास हुआ तो उसने अपना वड़ा पाव लिया और बैठकर खाने लगा। रुचिका की कई बातें उसे अब समझ आ रही थी, लेकिन पहले ही दिन मोंटी हार नहीं मान सकता था। वह वहीं बैठकर कस्टमर का इंतजार करने लगा। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। 2 दिन बाद सोसाइटी इलेक्शन था, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। मिसेस बंसल और मिसेस तिवारी तो इलेक्शन से पहले ही हार मानकर अपना नाम वापस ले चुकी थी। अब बस मिसेस आहूजा और मिसेस शर्मा आमने सामने थी। मिसेस शर्मा को जहां मिसेस आहूजा से कोई दुश्मनी नहीं थी, वहीं मिसेस आहूजा मिसेस शर्मा को अपना कट्टर दुश्मन मानती थी और उन्हें हराना अब उनके लिए इज्जत का सवाल हो चुका था। मिसेस शर्मा को वचन देने के बाद शीतल अपने काम से काम रखने लगी। जैसा उसने सोसाइटी के सब लोगों से वादा किया था, वह सुबह सुबह 1 घंटा सबको योगा सिखाती, उसके बाद अपनी कथक क्लासेस के लिए चली जाती। शाम में सोसाइटी के बच्चों के साथ मिलकर गार्डन में पौधे लगाती और उनकी देखभाल करती। इस बीच बिट्टू ने कई बार शीतल से बात करने की कोशिश की, लेकिन मिसेस शर्मा की वजह से बिट्टू की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उसी शाम शीतल ने बच्चों के साथ मिलकर सबसे अच्छे पौधे को विजेता घोषित किया और एक छोटा सा गिफ्ट उसे दिया, जिससे बाकी बच्चों में अपने अपने पौधे को लेकर अच्छा बनाने की भावना जाग उठी। शीतल के से एक कदम से सोसाइटी का ये गार्डन जैसे खिल उठा था और पहले से काफी खूबसूरत लगने लगा था। आज तो उसे बच्चों के साथ वक्त का पता ही नहीं चला। गार्डन की लाइट जली तब शीतल को एहसास हुआ कि हल्का अंधेरा हो चुका है। वह वहां से चली गई और अपने फ्लैट में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ आई। तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी, जो कि लिफ्ट की तरफ से आ रही थी। शीतल आवाज वाली दिशा में आई। उसने देखा राज बिट्टू का हाथ पकड़कर उसे रोककर वहां खड़ा है। ये देखकर शीतल के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए और उसने राज के पास आकर कहा, बिट्टू का हाथ छोड़ो राज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारा मैटर नहीं है, जाओ यहाँ से। राज ने बेरुखी से कहा, जैसे वह शीतल को जानता तक नहीं। तुम्हारे सारे मैटर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ राज, बिट्टू को जाने दो। शीतल ने गुस्से से कहा, शीतल जाओ यहाँ से, मुझे भी मिसेस आहूजा से हिसाब किताब करना है और उनकी बेटी से अच्छा हिसाब किताब और क्या हो सकता है। कहते हुए राज ने जैसे ही बिट्टू को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शीतल ने राज को धक्का देकर पीछे किया और कहा, खबरदार जो तुमने इसे हाथ लगाया। घबराकर बिट्टू शीतल के पीछे आ छुपी और उसके सूट को कसकर पकड़ लिया। वह कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थी। शीतल बिट्टू की तरफ आई और कहा, बिट्टू जाओ यहाँ से। बिट्टू वहां से जाती इससे पहले मिसेस आहूजा एक बार फिर मिसेस शर्मा और दूसरे लोगों के साथ वहां पहुंच गई और मिसेस शर्मा से कहा, देख लिया मिसेस शर्मा, क्या कहा था मैंने? आपकी बहू ही है जो मेरी बेटी को बिगाड़ने पर तुली है। शादीशुदा होकर भी ये खुलेआम सोसाइटी में अपने आशिक से मिल रही है। अरे कोई लाशरम है कि नहीं? ये शरीफों की सोसाइटी है। मिसेस शर्मा ने शीतल, राज और बिट्टू को एक साथ वहां देखा तो गुस्से से उनकी आंखें लाल हो उठी। वह शीतल के पास चली आई। मम्मी आप जो समझ रही हैं। शीतल ने अपनी सफाई में जैसे ही कुछ कहना चाहा, मिसेस शर्मा ने आव देखा न ताव और सबके सामने खींचकर एक थप्पड़ शीतल के गाल पर रसीद कर दिया। मिसेस आहूजा और राज को ये देखकर बहुत सुकून मिला और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 44। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।